नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया एट 6। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मैं लेकर आई हूं अभी तक की यानी कि पूरे दिन भर की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया में क्या चल रहा है, कोरोना वायरस को लेकर किस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, देशों में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, अलग अलग देशों की जानकारी मैं आपको दूंगी। साथ ही बात करेंगे साइक्लोन अम्फान के बारे में, किस तरह के हालात बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अभी एक बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी दूंगी। और इसके साथ ही बात करेंगे प्रवासी मजदूरों के संकट के बारे में। गुजरात में आज अहमदाबाद में फिर से एक बार फिर प्रवासी मजदूरों और पुलिस के बीच में झड़प की खबरें सामने आई। कल राजकोट से सामने आई थी। तो लगातार प्रवासी मजदूरों का जो संकट है वो भी बना हुआ है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे सरकार ने जो आर्थिक पैकेज, जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, उसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और अब कांग्रेस के बाद सीपीएम ने भी इस पर सवाल उठाया है, तो वो भी उसकी ज्यादा जानकारी भी मैं आपको दूंगी। तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बात करेंगे सीपीएम ने मोदी सरकार का जो स्टिमुलस पैकेज है, जो आर्थिक पैकेज था 20 लाख करोड़ का, जिसे लेकर खुद 4 दिन तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया के सामने आती रही और उसकी तमाम जानकारियां देती रही, उसे छलावा बताया है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कोरोना वायरस से पैदा हालात से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज को छलावा करार दिया है। येचुरी ने कहा कि सरकार ने जो ताजा आर्थिक पैकेज का जो ऐलान किया है, उससे सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की जेबें भरेंगी और इसे संपत्ति को लूटने वाला पैकेज उन्होंने करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट घोषणाओं को भी ताजा ऐलान में शामिल करके जताने की कोशिश की गई है कि मोदी सरकार 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत या आर्थिक पैकेज का मोदी सरकार ने ऐलान किया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 2.11 लाख करोड़ रुपए का ही पैकेज दिया है, यानी जीडीपी का सिर्फ 1%, सिर्फ 2.11 लाख करोड़ रुपए की ताजा घोषणाएं की गई। बाकी जो घोषणाएं थी वो सारी बजट में ऑलरेडी हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि बजट की घोषणाओं को ही शामिल करके एक बार फिर मोदी सरकार ने आर्थिक पैकेज जो है उसे इतना बड़ा करार देने की कोशिश की कि 20 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, आर्थिक पैकेज देंगे। लेकिन असल में मोदी सरकार ने सिर्फ 2.11 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस पैकेज है वो जारी किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त जब आम लोगों के हाथ में पैसा देने की जरूरत है, क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, प्रवासी मजदूर सड़क पर आ गए हैं, उनकी रोजी रोटी छिन गई है, ऐसे में जब लोगों को सीधी वित्तीय मदद देने की जरूरत है, उस वक्त सरकार उन्हें ये कह रही है कि आप कर्ज ले लीजिए, कर्ज उपलब्ध कराने की बात कर रही है। तो इसे लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। सीताराम येचुरी ने कहा कि उम्मीद थी कि कोरोना वायरस महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, तो ऐसे में उम्मीद थी कि सरकार स्वास्थ्य पे होने वाले खर्चे पर ध्यान देगी, उसे बढ़ाएगी, लेकिन इस दिशा में सरकार ने कोई नया खर्च करने का ऐलान नहीं किया, कोई नया कदम नहीं उठाया। यानी कि स्वास्थ्य पे जो खर्चा होता है वो बहुत कम है। बाकी देशों में जीडीपी का 10% तक स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है, लेकिन भारत में उतना भी खर्च नहीं होता। और ये उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि देश एक बहुत बड़ी महामारी के संकट से जूझ रहा है, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर मोदी सरकार कुछ खर्च करने का ऐलान करेगी। लेकिन सीताराम येचुरी ने साफ किया कि अफसोस की बात है कि इस दिशा में सरकार ने कोई भी नया कदम नहीं उठाया। उन्होंने सरकार से कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, जैसे कि महामारी से आप कैसे निपटेंगे, क्या योजना है सरकार की इस महामारी से निपटने के लिए, साथ ही लॉकडाउन से जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है उससे सरकार कैसे निपटेगी। क्योंकि लगातार चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, लगातार इस तरह की जो एजेंसीज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस, वो लगातार ये कहते आए हैं कि लॉकडाउन की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ी मंदी गहराने वाली है। तो सीताराम येचुरी ने पूछा कि सरकार लॉकडाउन को लेकर जिस तरह के आर्थिक संकट, आर्थिक हालात पैदा होने वाले हैं, उसके लिए क्या कर रही है। साथ ही उन्होंने पूछा कि मजदूर जो इस वक्त सड़क पर चल रहे हैं उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। कर्ज उपलब्ध कराने की बात अलग है, लेकिन फिलहाल एकदम तुरंत आपने मजदूरों को क्या राहत दी ये बताया जाए। और साथ ही जिन लोगों की नौकरियां चली गई, जिन लोगों का रोजगार छिन रहा है, पहले ही देश में बेरोजगारी दर जो है वो सबसे उच्चतम स्तर पर है, और उसके बाद और भी ज्यादा लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि लगातार
लगातार कंपनियां जो हैं वो छटनी कर रही हैं, लोगों की सैलरी काटी जा रही है, उन्हें लीव विदाउट पे पर भेजा जा रहा है। तो नौकरी का जो संकट है, रोजगार का संकट बना हुआ है, उससे सरकार कैसे निपटेगी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। इन लोगों के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया। तो ये कुछ सवाल थे जो सीताराम येचुरी ने पूछने की आज कोशिश की। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सरकार सभी सेक्टर्स के निजीकरण में जुटी हुई है। उद्योगपति ऐसे इस वक्त हमने देखा कि थोड़े दिनों पहले ही एक आरटीआई के हवाले से पता चला था कि आरबीआई ने बड़े उद्योगपतियों जिनका एनपीए बहुत ज्यादा था, उनका जो कर्ज था वो राइट ऑफ कर दिया था। तो सीताराम येचुरी ने पूछने की कोशिश की, ऐसे समय में जब बड़े उद्योगपति पैसा लेकर फरार हो जा रहे हैं तो फिर निजीकरण का रास्ता सरकार क्यों चुन रही है, क्यों एक बार फिर उनके हाथ मजबूत करने की ओर सोच रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि घरेलू मांग बढ़ाने से अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है और घरेलू मांग बढ़ाने के लिए सरकार को सीधे सीधे तौर पर लोगों के हाथ में पैसा देना होगा, चाहे वो आम लोग हैं, गरीब मजदूर वर्ग है, उनके हाथ में पैसा देना होगा, तभी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। यानी कि घरेलू मांग को बढ़ाना बहुत जरूरी है और घरेलू मांग तभी बढ़ेगी जब लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि घरेलू निवेश को भी बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र पर सरकार जीडीपी का, भारत सरकार जीडीपी का सिर्फ 0.7% खर्च करती है, जबकि बाकी देशों में कई ऐसे देश हैं जहां पर जीडीपी का 10% तक स्वास्थ्य के क्षेत्र पर खर्चा किया जाता है, लेकिन भारत सरकार सिर्फ 0.7% ही खर्च करती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब देश एक महामारी के संकट से जूझ रहा है तो ये उम्मीद थी कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करेगी, खर्च को बढ़ाएगी, जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए रखेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि सरकार जांच पर जोर क्यों नहीं दे रही है, जब देश में कोरोना के मामले 96,000 को आज पार कर गए हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि प्रति 10 लाख की आबादी में सिर्फ 30,000 सैंपल टेस्ट हो पा रहे हैं। यह आंकड़ा बहुत कम है। माफ कीजिएगा, कई मुल्कों में, बहुत सारे देशों में 10 लाख की आबादी में 30,000 टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन भारत में उतने नहीं हो रहे हैं रोजाना। तो उन्होंने पूछा कि क्यों टेस्टिंग नहीं बढ़ाई जा रही है। साथ ही उन्होंने पूछा कि जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो सीधे सीधे कोरोना से जंग लड़ रही हैं, उनको पीपीई किट मुहैया कराने या उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। उनको जो सुरक्षा उपकरण चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर जिसे बोलते हैं पीपीई, उनकी व्यवस्था नहीं की जा रही है, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, उनको अगले 3 महीने तक 7,500 रुपए हर महीना सरकार दे, यानी कि उनके हाथ में पैसा दे, जिससे कि मांग बढ़े। जब लोगों के पास खर्च करने की ताकत होगी, खर्च करने के लिए उनके पास पैसा होगा, तो मांग बढ़ेगी और इससे अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अनाज गोदाम में पड़े हैं वो आप जरूरतमंदों में बांटिए। अगले 6 महीने तक 10 किलोग्राम अनाज हर जरूरतमंद परिवार को दीजिए। इससे ज्यादा अनाज गोदाम में पड़ा हुआ है और वो सड़ रहा है, तो सरकार को जरूरत है कि जो सरकार कह रही है कि हमारे पास इतना टन अनाज उपलब्ध है, बहुत संख्या में अनाज है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में सरकार को ये कहने के बजाय लोगों तक उस अनाज को पहुंचाना चाहिए जो इस वक्त गोदामों में पड़े पड़े सड़ रहा है। तो आज सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी ने इतने सारे सवाल पूछने की कोशिश की। उन्होंने साफ साफ पूछा कि जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, यानी कि जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है। देश में जो रोजगार का संकट उपजा हुआ है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, सैलरी कट हो रही हैं, लोगों को नौकरियां मिलने की कोई संभावना नहीं है, बेरोजगारी दर उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य के क्षेत्र पर क्यों खर्च जो है वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 0.7% जीडीपी का खर्च होता है भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर, जिसे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि देश इस वक्त एक बड़ी महामारी से, एक बड़े संकट से जूझ रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे मजदूरों के संकट के बारे में। लगातार हर रोज मैं आपके सामने मजदूरों से जुड़ी जो उनकी दिक्कतें हैं या उनसे जुड़ी जो भी खबरें होती हैं वो मैं लगातार लेती आई हूं। गुजरात के बारे में बात करते हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई, 2 अलग अलग शहरों से, एक तरफ राजकोट और दूसरी तरफ अहमदाबाद। दोनों तरफ से खबरें आई कि बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया मजदूरों ने
और झड़प हो गई। तो पहले बात करते हैं अहमदाबाद से, जो आज बड़ी खबर आई है। IIM अहमदाबाद से वस्तारपुर एरिया को जोड़ने वाली एक सड़क पर आज 100 से ज्यादा मजदूरों ने प्रदर्शन किया। इस इलाके में रहने वाले एक आदमी ने बताया कि मजदूर अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में अपनी घर जाने की मांग को लेकर वो सड़कों पर उतरा और उन्होंने पत्थरबाजी की। सिर्फ पुलिस पर ही नहीं, उस सड़क से जितने भी लोग, अगर कोई गुजर भी रहा था तो उस पर भी पत्थर फेंके। और ऐसे में कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना में अब तक 250 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजकोट की जो घटना का मैं जिक्र कर रही हूं वो कल हुई है। कल वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवासी मजदूरों ने तत्काल अपनी गृह राज्य भेजे जाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया और पुलिस पर पत्थर फेंके। जो उनकी गाड़ियां थी उनको भी क्षतिग्रस्त किया। पुलिस ने बताया कि अहमदाबाद से करीब 215 किलोमीटर दूर ये घटना हुई और इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ और साथ ही एक स्वास्थ्य कर्मी भी घायल हुआ है। ये एक दो दिन की जो ताजा खबरें हैं ये हैं, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि गुजरात हो या देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार मजदूरों के प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। जैसा कि मैंने आपको शुक्रवार को भी बताया था कि राजस्थान और पंजाब में भी क्यों मजदूर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ। वो कह रहे थे कि हमें वेतन नहीं मिल रहा है, हमें वापस अपने गृह राज्य जाना है। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में जब से लॉकडाउन हुआ है, आज लॉकडाउन को पूरे 55 दिन हो गए हैं और 55 दिन में बहुत बार, कई बार इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें लगातार सामने आई। सूरत सबसे बड़ा केंद्र है वहां पर, जहां पर मजदूरों ने सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया हो। तो ये कम से कम 5वीं-6ठी बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगातार बड़ी संख्या में मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला दी हैं, बसों की व्यवस्था भी की जा रही है मजदूरों के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में, चाहे वो गुजरात हो या तेलंगाना हो या कर्नाटक हो या राजस्थान हो, बहुत सारे राज्यों में बड़ी तादाद में मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो ट्रेनों के जरिए स्टेशन तक कैसे पहुंचे। ज्यादातर मजदूरों का ये भी कहना है कि उनके पास फोन उपलब्ध नहीं है और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं, मजदूरों का ये भी कहना है कि जब वो स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां से उन्हें भगा दिया जाता है, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि आप ई-पास लेके आइए या रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो लेकर आइए। ऐसे में वो कैसे जाएं। और कई बार हमने देखा कि ट्रेनें जब रद्द हो गई तब भी मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं मजदूरों का जो सब्र का बांध है वो टूटता नजर आ रहा है। और गुजरात में लगातार सूरत से इस तरह की खबरें सामने आई और अब सूरत के बाहर भी इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे वो राजकोट हो चाहे वो अहमदाबाद हो। वहीं उत्तर प्रदेश से आज एक अच्छी खबर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बस चलवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूपी के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं अवनीश अवस्थी, उन्होंने प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि बिना किसी देरी के 1000 बसों और उनके जो ड्राइवर हैं उनकी जानकारी यूपी सरकार को दे, ताकि जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूर हैं उनको वापस लाया जा सके। आपको बता दें कि ये जो आज उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, इस फैसले के अगर हम जड़ में जाना चाहें तो कल राजस्थान से एक बड़ी खबर आई थी जो बहुत सारी जगह पे जिन्हें कवर नहीं किया गया। राजस्थान ने कल 100 बसें चलाई थी जो अलग अलग राज्य के अलग अलग सड़कों पर जो मजदूर पैदल चल रहे थे उन्हें बसों में भरकर यूपी बॉर्डर तक ले जाया गया। उन मजदूरों को राजस्थान सरकार की तरफ से वो बसें चलाई गई थी, लेकिन यूपी सरकार ने यूपी बॉर्डर पर उनको अनुमति नहीं दी गई अंदर आने की, जिसके बाद हमने देखा कि भरतपुर से लगती हुई जो राजस्थान उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है वहां पर बड़ी संख्या में मजदूर जो थे वो फंसे हुए थे और राजस्थान सरकार ये आरोप लगा रही थी कि यूपी सरकार उन्हें अपने क्षेत्र में नहीं ले रही है, उन बसों को नहीं आने दे रही है। तो उसके बाद लगातार एक प्रेशर की स्थिति बनी हुई थी और आज उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है कि जो बसेस चलाई जाएं, 1000 बसेस चलाने की बात की गई है, जिससे कि प्रवासी मजदूरों को वापस गृह राज्य लाया जा सके। कुछ कमेंट्स यहां पर हैं, मैं देख लेती हूं। ओम प्रकाश लिख रहे हैं मजदूर हमारे दुश्मनों के कगार पर है, मैं फैजाबाद से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम प्रकाश जी। मजदूरों का खाना खर्चा नहीं चल पा रहा है, जिनकी रोजी रोटी जा चुकी है और ना ही कोई है तो घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। खर्चा चला पा रहे, बड़ी मुश्किल से खर्चा चला पा रहे हैं, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल लगातार मजदूरों का संकट मैं आपके सामने लाती रही हूं। अप्रवासी मजदूरों की समस्या दिल्ली से केजरीवाल सरकार ने गढ़ दी है और कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने वैध सहायता तक
वैध सहायता तक नहीं प्रदान किया है। प्रवासी मजदूरों को लेकर चाहे वो दिल्ली सरकार हो या कांग्रेस की सरकारें हो, छत्तीसगढ़ सरकार हो, झारखंड की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, प्रवासी मजदूरों का संकट एक ऐसा संकट है जो मेरी नजर में मुझे लगता है कि अभी तक इकलौता एक ऐसा संकट है जिसके मामले में स्टेट गवर्नमेंट्स भी फेल हुई हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल हुई हैं, क्योंकि अभी तक किसी के पास ये डेटा ही नहीं है कि कितनी बड़ी तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं वो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। मजदूरों से कहा जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए कि आप वापस आना चाहते हैं, और कई मजदूर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे में वो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। तो लगातार राज्य सरकारें कदम उठा रही हैं, चाहे वो ट्रेनों चलाने की बात हो या बसेस चलाने की बात हो, लेकिन उसके बावजूद भी मजदूरों के संकट से कैसे निपटा जाए इसे लेकर राज्य सरकारों के पास भी कोई प्लान नहीं है उस तरह से, और ना ही केंद्र सरकार के पास कोई प्लान है। इसके साथ ही एक बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ। लगातार हम देखते आए हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार बहुत सारे देश के अलग अलग हिस्सों में घटनाएं हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें बड़ी तादाद में मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इसके डेटा अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है कि इन पिछले 55 दिनों में कितने मजदूरों की जान चली गई, लेकिन एक गैर सरकारी माफ कीजिएगा, एक गैर लाभकारी संगठन है, एक एनजीओ है, सेव लाइफ फाउंडेशन, उसने ये बताया है कि 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के बाद से आज सुबह 11 बजे तक देश में कुल 1236 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और इनमें 423 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इन 423 में से 158 प्रवासियों की मौत हुई है। वो लोग जो सड़क पर पैदल चल रहे थे या ट्रकों में भरकर जा रहे थे, टेम्पो में भरकर अपने गृह राज्य लौट रहे थे, उन लोगों की मौत हुई है। तो 158 प्रवासियों की मौत हुई है सड़क दुर्घटनाओं में पिछले 55 दिनों के दौरान, और 600 से ज्यादा प्रवासी घायल भी हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा हादसे जिस राज्य में हुए हैं वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजदूरों की मौत हुई है या प्रवासियों की मौत हुई है सड़क दुर्घटनाओं में। तो ये भी एक बड़ी खबर है। और अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी कि देश में और दुनिया में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है। आज लॉकडाउन का 55वां दिन है, आज चौथे चरण का पहला दिन है, लेकिन उसके बावजूद देश में कोविड-19 संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और भारत में आज सुबह 9 बजे तक जो कुल संक्रमितों की संख्या है वो 96,000 को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3,029 लोगों की मौत हो चुकी है और 96,169 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं भारत में। पिछले 24 घंटों में 5,242 नए मामले सामने आए, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है, यानी कि एक दिन में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए भारत में 5,242 और 157 लोगों की मौत दर्ज की गई। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में 36,824 मरीज कोरोना को हराने में कामयाब रहे हैं। रिकवरी रेट जो है भारत में वो 38.29% पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई राज्य है तो वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में संक्रमितों की जो संख्या है वो 33,000 को पार कर गई है और मौतों का जो कुल आंकड़ा है वो 1,198 हो गया है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है देश में। और दूसरे नंबर पर प्रभावित है जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात में 11,000 आज क्रॉस कर गए हैं। 11,379 मामले अब तक गुजरात से सामने आए हैं। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तमिलनाडु में भी 11,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। 11,224 मामले अब तक तमिलनाडु से सामने आए हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 10,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। दिल्ली में आज शाम तक 10,054 मामले दर्ज किए गए कोरोना के। राजस्थान में 5,375 मामले दर्ज किए गए। तो उत्तर प्रदेश में आज शाम 5 बजे तक 4,511 कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या दर्ज की गई। बिहार में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और बिहार में आज दोपहर तक 37 नए मामले सामने आए और बिहार में जो कुल संक्रमितों की संख्या है वो 1,363 हो गई है। असम में 104 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और कर्नाटक में 1,231 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो ये राज्यवार डेटा है, लेकिन जो कुल देश का जो कुल डेटा है वो सुबह 9 बजे तक का है। हर रोज स्वास्थ्य मंत्रालय सुबह 9 बजे ही डेटा को अपडेट करता है, तो वो 9 बजे तक का डेटा है। जो राज्यों का डेटा है उसमें कोशिश ये रहती है कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको दूं।
जो भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं प्लीज इस लाइव को शेयर जरूर करें। अगर आपको लगता है कि मैं कोरोना वायरस, प्रवासी मजदूरों या अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अगर आपको कोई जानकारी दे रही हूं तो प्लीज इस लाइव को जरूर शेयर करें। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में अब तक 47 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पूरी दुनिया भर में 47,30,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और अब तक 3,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में 14,86,000 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और वहां पर मरने वालों की जो संख्या है वो 89,000 को पार कर चुकी है। रूस दूसरे नंबर पर है कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में, और रूस में जो कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या 2,81,000 को पार कर गई है। रूस पिछले कुछ दिनों तक इस टैली में कहीं भी नहीं था, टॉप 5 देशों में भी नहीं था, लेकिन उसके बाद रूस अचानक से नंबर 2 पर आ गया और वहां पर पिछले एक हफ्ते से लगातार हर दिन 10,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। हर दिन 10,000 से ज्यादा मामले वहां पर दर्ज हो रहे हैं कोरोना के, और इसके चलते रूस अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है संक्रमण के मामलों में। तो ये अमेरिका के बाद संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। मरने वालों की तादाद 2,631 है। ब्रिटेन जो है वो संक्रमण के मामलों में तीसरे नंबर पर है 2,44,000 मामलों के साथ, लेकिन मौतों के आंकड़ों में ब्रिटेन अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। ब्रिटेन में अब तक 34,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद ब्राजील की अगर हम बात करें, ब्राजील ने स्पेन, फ्रांस और इटली को पीछे छोड़ दिया है और ब्राजील चौथे नंबर पर पहुंच गया है। ब्राजील में 2,41,000 मामले सामने आए हैं। लैटिन अमेरिका में ये देश सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो कुल कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो आज 42,000 को पार कर गए। मरने वालों की तादाद 900 को पार कर गई है और पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण ऐसी स्थिति में बढ़ रहा है या कहें कि तब बढ़ रहा है जब वहां पर लॉकडाउन में छूट दी गई है। पाकिस्तान में पिछले शनिवार से ही लॉकडाउन में छूट दी गई है। आज से वहां पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी खोल दिया गया। तो लॉकडाउन के चलते, लॉकडाउन में छूट के चलते ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और वहां का जो सिंध प्रांत है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना से। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में अब बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में दक्षिण अफ्रीका में 1100 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दक्षिण अफ्रीका में कुल जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो 15,000 को पार कर गई है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन में पिछले 24 घंटों में 25 नए मामले सामने आए और इनमें से 14 मामले वुहान से आए। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि ये जो 14 मामले हैं ये सभी असिम्टोमेटिक है, यानी कि जिनमें कोई लक्षण नहीं देखा गया कोरोना का। फिलहाल वुहान के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग वुहान में हैं, उन सब की टेस्टिंग की जाएगी, ऐसा चीन सरकार ने फैसला लिया है। टेस्टिंग शुरू हो गई है, लेकिन चीन में लगातार ये माना जा रहा है कि वुहान में कोरोना वायरस की जो संक्रमण की जो दूसरी लहर है वो शुरू हो गई है और इसलिए वहां पर बड़ी संख्या में असिम्टोमेटिक लोग जो हैं वो अब कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो चीन में पिछले 24 घंटों में 25 नए मामले सामने आए। ये था देश और दुनिया का अपडेट। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे जो साइक्लोन है अम्फान, इसको अम्फान भी कहते हैं, अम्पुन भी कहते हैं, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, चक्रवाती तूफान अम्फान में इसको पढ़ती हूं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अम्फान ने खतरनाक रूप ले लिया है, सुपर साइक्लोन में वो तब्दील हो गया है और साथ ही इसके साथ ही बंगाल और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां पर ये कहा गया है कि तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हम लगातार देख रहे हैं कि रविवार रात से कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश हो सकती है। दोनों राज्यों को अलर्ट जारी किया गया है और मछुआरों को 21 मई तक समुद्र में ना जाने की हिदायत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठक कर रहे हैं गृह मंत्रालय के साथ, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और साथ ही एनडीआरएफ जो है नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट, माफ कीजिएगा, रिलीफ,
उनके साथ, तो एनडीआरएफ और एनडीएमए और साथ ही गृह मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात का जायजा ले रहे हैं कि इस वक्त हालात कैसे हैं और आने वाले दिनों में किस तरह के हालात हो सकते हैं। साथ ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने इस साइक्लोन से निपटने के लिए, इसके प्रभाव से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। ओडिशा के 7 जिलों और पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में एनडीआरएफ की 37 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। एक टुकड़ी में 45 सदस्य होते हैं, तो 37 एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही भारतीय नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि पिछले साल चक्रवाती तूफान फानी समेत कई चक्रवाती तूफानों का सामना कर चुकी ओडिशा सरकार ने दावा किया है कि वहां पर आम लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होने दी जाएगी, कोई भी खतरा नहीं होने दिया जाएगा और साथ ही 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए ओडिशा सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इंतजाम शुरू कर दिए हैं। 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 घंटे में जो अम्फान तूफान है वो और ज्यादा तीव्र हो सकता है और ओडिशा के 12 तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसमें गंजम, गजपति, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, कटक, खुर्दा और नयागढ़, ये जो 12 जिले हैं तटीय जिले ओडिशा के, यहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि यहां पर बारिश हो सकती है। वहीं कल बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, खुर्जा, कटक में कल बारिश होगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पर उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले, कोलकाता, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट मिदनापुर जिले, साथ ही हावड़ा और हुगली समेत कई जो तटवर्ती जिले हैं वहां पर 19 मई को यानी कि कल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय के लिए 21 मई तक बारिश की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि ये जो तूफान है ये 20 मई को पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों दीघा और हटिया आइलैंड के बीच में इसका लैंडफॉल होगा दोपहर के आसपास और जब इसका लैंडफॉल होगा उस वक्त इसकी जो रफ्तार है वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकराएगा। तो ये मौसम विभाग ने कहा है। हालांकि इसमें ये भी कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि जो बाकी भारत है यानी ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें और ओडिशा और पश्चिम बंगाल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी भारत में इस तूफान का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी भारत में उतना बारिश की चेतावनी या इस तरह कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बाकी भारत में उसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल ओडिशा और पश्चिम बंगाल, जैसा कि मैंने बताया कि जिलों के मैंने नाम लेकर बताया कि वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और एनडीआरएफ की 37 टीमें और नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है और साथ ही मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी जारी की गई है। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। जिन भी लोगों ने कमेंट किया है या अगर कोई सवाल पूछा है प्लीज इस लाइव को शेयर जरूर करें। मैंने आपको बताया कि भारत में कोरोना के मामले 96,000 को पार कर गए हैं। पूरे दुनिया भर में कोरोना के जो मामले हैं वो भी मैंने आपको बताया और इसके साथ ही ये भी बताया कि किस तरह प्रवासी मजदूरों का जो संकट है वो लगातार बना हुआ है। गुजरात के 2 अलग अलग इलाकों अहमदाबाद और राजकोट में किस तरह प्रवासी मजदूरों ने प्रदर्शन किया, पुलिस के साथ उनकी झड़प की खबरें सामने आई। साथ ही पिछले 55 दिनों के दौरान यानी लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासियों की सड़क हादसों में मौत हो गई इसकी जानकारी भी मैंने आपको दी और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज को छलावा क्यों करार दिया, उन्होंने मोदी सरकार से क्या सवाल पूछे, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। ये सारी खबरें आप एशियाविल हिंदी की वेबसाइट पर डिटेल में पढ़ सकते हैं और जाने से पहले जो मेरी आपसे गुजारिश होती है इस लाइव को शेयर जरूर करें और आपको 1 मिनट का वीडियो बनाकर एशियाविल हिंदी को भेजना है। उस वीडियो में आपको बताना है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं और आपको बताना है कि आप क्या कर रहे हैं जिससे आप खुद को क्रिएटिव रख रहे हैं, खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं, क्या कुछ नया कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, बिंज वॉच कर रहे हैं, खाना बनाना सीख रहे हैं, नए नए पकवान गोलगप्पे बनाना ट्राई कर रहे हैं, क्या आप कैसे खुद को क्रिएटिव रख रहे हैं। ये इसके लिए आपको 1 मिनट का वीडियो बनाकर एशियाविल हिंदी को भेजना है और एशियाविल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए 9003074655
90074655। ये इशावेल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजना है। आप जो वीडियो भेजेंगे वो हम अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे पोस्ट करेंगे। और साथ ही इस लाइव से जुड़ी अगर आपको कोई कमेंट करना हो, कोई सवाल पूछना हो, तो रोज शाम 6 बजे आप मुझसे लॉकडाउन और कोरोना वायरस से जुड़ी किसी भी जानकारी आप मुझसे मांग सकते हैं। कोई भी सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। आपके हर सवाल को, हर कमेंट को मैं इस लाइव में लेने की कोशिश करूंगी। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।